मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करना है ना? यस सर। ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। पहले बताओ लाइट का वेव नेचर है, ठीक है, या पार्टिकल नेचर है? सर दोनों है। दोनों नेचर है, ठीक है। कुछ चीजें हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर पाते हैं पार्टिकल नेचर पे, कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर पाते हैं वेव नेचर से, ठीक है। तो इसका मतलब फिर फाइनली यही डिसाइड हुआ कि जो लाइट का जो नेचर है ना वो ड्यूअल नेचर है। लाइट का कैसा नेचर है? ड्यूअल नेचर है लाइट का, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट जहां पे पार्टिकल नेचर आपको मिलेगा लाइट का, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम्हारा पहले भी पढ़ा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सर जब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट इनफ हो ताकि उसकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन बहुत बढ़िया। emit हो जाते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि आपके पास एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस के ऊपर आपने लाइट इंसिडेंट की, और इसमें से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाए, हाँ है ना? तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं? फोटो एमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो एमिशन बोलते हैं, ठीक है। और इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आई है नहीं? यस सर। यस सर। अब सुनो, अब लॉजिकली होना क्या चाहिए था और हुआ क्या? अगर लाइट का वेव नेचर होता तो अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो एक्चुअली एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है लाइट का। यस सर। इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना, क्योंकि तुम्हें पता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, आया ना? यस सर। तो जब इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, इट मींस इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना, और जो लाइट है वो तो ईएम वेव है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप जब लाइट लेकर आ रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये इलेक्ट्रॉन ऐसे वाइब्रेट करेगा। इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, हाँ या ना? कभी ना कभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए था अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाओगे तो, हाँ या ना? यस सर। यस सर। बिल्कुल सही बात है। पर ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया कि आप अगर मान लो कोई इंटेंसिटी, अगर आप कोई फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, इसको रेडिएट कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता ही नहीं है ना। तो फिर आप इंटेंसिटी कितनी भी इंक्रीज करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता ही नहीं है। पर अगर वेव नेचर होता तो बाहर निकलना चाहिए था, क्योंकि इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ है? आप क्या चीज इंक्रीज कर रहे हो? एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी उतनी है। हाँ, सारा पढ़ाया था पर इनको आता नहीं है ना। हाँ, वैसे बोले एम्पलीट्यूड क्या होता है, इनको पता है? एम्पलीट्यूड बताया मैंने। हाँ बताओ भाई क्या होता है? अब तो ये कुछ भी नहीं बोलेंगे। हाँ, तो एक चीज बताओ, क्या मैं इसको वेव नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन कर पा रहा हूं? नो सर। दूसरी चीज,
जब आप इसको एनर्जी दोगे तो देखो, आप इलेक्ट्रॉन को सोचो, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता जाएगा, वाइब्रेट होता जाएगा, और फिर वाइब्रेट होते होते उसकी एनर्जी बढ़ेगी और फिर ये इसकी सरफेस से नॉक ऑफ होके बाहर निकलेगा, हाँ या ना? तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगना चाहिए। अगर आप इस पे लाइट इंसिडेंट करते हो तो इसको कुछ ना कुछ तो टाइम चाहिए ना, जिसके बाद में एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर निकलेगा। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? Yes, sir. लेकिन ये दोनों ही चीजें ऑब्जर्व नहीं हुई। ऑब्जर्वेशन क्या थी? अगर एक फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी लाइट अगर आप इसके ऊपर इंसिडेंट करते हो तो इलेक्ट्रॉन लगभग इंस्टेंटेनियसली बाहर निकल जाता है, लगभग इंस्टेंटेनियसली। तो जो लैग होना चाहिए था वो लैग नहीं था। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी, एक गिवन फ्रीक्वेंसी के नीचे की आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? नहीं है? Yes, sir. इसका मतलब वेव नेचर तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ना इसको। Yes, sir. तो इसको फिर पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. एक बार बताओ, दो तरीके हैं, या तो मैं इस पूरे के नोट्स तुम्हें दे दूं और सारा एक्सप्लेन कर दूं और क्वेश्चन करवा दूं, या एक एक डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है। सर नोट्स क्या एनसीईआरटी काफी है इसके लिए, आप बस पढ़ा दो। ठीक है, मेरे पास नोट्स है, मैं तुम्हें आज ही फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये मेरे पास नोट्स है, मैं आज ही तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। ठीक है सर, और सेमीकंडक्टर की भी पीडीएफ भेज देना। सेमीकंडक्टर की पीडीएफ भिजवानी, वो भी भिजवा देंगे। अब सुनो, अब इसकी स्टडी करते हैं। दिखाई दे रहा है तुम्हें? नो सर, ब्राइट है पूरा बस। अब दिख रहा, जूम आउट करते हो फिर नहीं दिखता। जब जूम किया होता तब दिख रहा था। अभी अभी दिखाई देगा, ठहरो यार। अब दिखाई दे रहा है? यस यस सर, अब दिख रहा है। थोड़ी सी फ्लिकरिंग है लेकिन चलेगा ना? यस सर। ये फोटोन इंसिडेंट कर रहा हूं यहाँ पे मैं, अब ये मान के चलूंगा जो एनर्जी आ रही है ना वो पैकेट्स में आ रही है। किस में आ रही है एनर्जी? पैकेट्स में, वेव में नहीं आ रही। अब तुम सोचोगे ऐसा कैसे, तो मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं। जो पानी है, एक ग्लास से दूसरे ग्लास के अंदर, ये ग्लास के अंदर इस ग्लास से पानी अंदर डालेंगे, ये बताओ ये कंटिन्यूअसली आ रहा है पानी या पार्टिकल बाय पार्टिकल आ रहा है? पार्टिकल बाय पार्टिकल आ रहे हैं सर, या कंटिन्यूअसली आ रहा है? वो तो देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। Particle। अगर आप एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो वाटर के तो मॉलिक्यूल्स ही आ रहे होंगे ना। यस सर। एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, 100 मॉलिक्यूल, हाँ या ना? तो आप एकदम अंदर घुस जाओगे तो आपको दिखाई देगा अरे यार ये तो कंटिन्यूअस चीज नहीं है, तो डिस्क्रीट चीज है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रीट चीज है ना, ये जो डिस्क्रीट चीज है यही पैकेट्स है अब हमारे पास। ठीक है, तो जो एनर्जी गिवन होगी ना, एनर्जी का फॉर्मूला होगा, एक फोटोन की एनर्जी होती है H इंटू म्यू। H क्या चीज है? पढ़ा हुआ तुम्हारे पहले, कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट है। म्यू क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है। क्या ये बात समझ में? यस सर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई बात समझ में? यस सर। Hc की वैल्यू कितनी होती है? 12400। आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंगस्ट्रॉम आया ना?
तो नीचे वेवलेंथ भी किसमें पुट करोगे तुम? एंगस्ट्रॉम में पुट कर दोगे। एंगस्ट्रॉम का मतलब समझ में आता है ना क्या होता है? यस सर, क्या होता है? 10 to the power minus 10 मीटर। 10 की पावर -10, तो ये पुट कर दोगे। तो अब तुम 500 नैनोमीटर है, इसकी एनर्जी निकालो, देखो लगभग यही आएगी। ये और भी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1237.5, पर 12400 से काम चला लेंगे हम, हाँ या ना? यस सर। अरे यार ये क्या हुआ, सारा ही गायब हो गया। तो ये वैल्यू याद रखनी है तुम्हें। ई की वैल्यू कितनी है? ठीक है, यस सर। अब देखो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन क्या चीज है भाई? सर मिनिमम एनर्जी कितनी देनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो हो पाए? ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। इसमें मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? 3.74। तो ये इसका वर्क फंक्शन है, ठीक है। तो ये कितनी एनर्जी है? 2.48। ठीक है, मैं वर्क फंक्शन चेंज करने की कोशिश करूंगा। मैं वर्क फंक्शन करता हूं 2.48 से कम करने की कोशिश करता हूं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग गए। यस सर। ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी अब? इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। क्या सबकी एनर्जी इसी के बराबर होगी या कुछ बीच में भी होगी? सर कुछ बीच में भी होगी। देखो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0.16, 0.18, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर ऐसा होता 0.19, क्यों है? सारी होता चीजें क्यों है आएंगी। ऐसा फिर? मैक्सिमम एनर्जी जो हो सकती है वो कितनी होगी? इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क तो फंक्शन। कितनी आएगी? 31.31। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? क्या चेंज आएगा यहाँ पे अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो? सर ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, देखना। एनर्जी में कोई चेंज आ रहा है क्या? ये नो सर। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दिखा रहा है, एनर्जी में कोई चेंज आ रहा है क्या? नो सर। कोई चेंज नहीं आ रहा ना। इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो देखो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए। इंटेंसिटी कम करूंगा तो क्या हो जाएगा? कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कम इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, हाँ या ना? यस सर। क्या बात समझ में आ गई? अगर मैं इसकी एनर्जी बढ़ा दूं, फोटोन की जो वेवलेंथ है वो कम कर दूं, फोटोन की वेवलेंथ क्या कर दूं? कम कर दूं, तो फोटोन की वेवलेंथ कम करने से क्या होगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। वेवलेंथ कम कर रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, तो फोटोन की एनर्जी बढ़ती जा रही है। यस सर। देखो ऊपर, तो देखो ये एनर्जी बढ़ती जा रही है। यस सर। हाँ या ना? अब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाऊं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट हो रहे हैं। तो ये बताओ व्हाट इज वर्क फंक्शन? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस। टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, हाँ या ना? मोस्ट लूजली बाउंड, यस सर। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं, एक चीज बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सर मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। मिनिमम फ्रीक्वेंसी
required to remove the most loosely bound electron from ठीक the है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? maximum बिल्कुल मैक्सिमम वेवलेंथ। उससे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को अगर इरेडिएट करोगे तो फोटो एमिशन नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? yes sir अच्छे से? yes sir ठीक है। अगर व्हाइट लाइट डालूंगा तो क्या होगा? व्हाइट लाइट एक्चुअली क्या है? सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है, सारी Yes. एनर्जी के फोटॉन्स प्रेजेंट है, हाँ या ना? yes sir तो कईयों से फोटो एमिशन होगा और कईयों से फोटो एमिशन नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? yes sir तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मिलेगी कुछ ऐसे। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? yes sir अब सुनो, चलो ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अब जरा ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है? ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, अब सुनो, ये तो आपका सरफेस है जिसके ऊपर फोटोन आके गिर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? cathode इसको कैथोड बोलते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं कैथोड। क्या बात समझ में? ये नहीं? अब ये बताओ, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जीरो। 0 volt जीरो है, आया ना? क्या बात समझ में आई या नहीं? yes अब एक चीज देखो, वोल्टेज जीरो है। अगर मैं यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाऊं, ये ग्राफ किस किस के बीच में है? एप्लाइड वोल्टेज, इसके अक्रॉस एप्लाइड वोल्टेज, आया ना? और करंट, ये एमीटर है, ये करंट मेजर कर रहा है, ये वोल्टेज मेजर कर रहा है। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? yes sir पक्का एकदम अच्छे से? yes sir ठीक है, जब तुम्हें ये बात समझ में आई तो मेरे को ये बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे वर्क फंक्शन कम कर दूं या बढ़ा दूं तो क्या होगा? अभी इंसिडेंट फोटोन, उसकी एनर्जी कितनी है? लिखा हुआ है भाई। 4.13 electron volt और वर्क फंक्शन कितना है? 2.27 2.27। तो एक बार बताओ, यहां से जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? सर सारे तो नहीं पहुंचेंगे सारे तो नहीं पहुंचेंगे, कुछ ही पहुंचेंगे, ठीक है? जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 4.13 minus 2.27 ठीक है, कितना आ रहा है? तो देखो, काइनेटिक एनर्जी जो होगी मैक्सिमम, मैक्सिमम ही पता चलेगी किसके बराबर होगी? इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ये लिखते जाओ साथ साथ में, हाँ या ना?
क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर, पक्का? यस सर। अब एवा बताओ, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। अभी जो करंट है यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो इस स्पेस के थ्रू पर यूनिट टाइम कुछ ना कुछ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, यस सर, तो करंट तो हो गई। यस सर। तो इधर भी उतना ही चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इसके थ्रू, तो वो करंट आ रहा है। कितना आ रहा है ये करंट? 0.8 एम्पियर। 0.8 एम्पियर आ रहा है। क्या बात समझ में आई सबको? यस सर, पक्का? यस सर। तो देखो, अगर मैं इसका वोल्टेज पॉजिटिव में इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा? इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, ये नेगेटिव होगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूं बनेगी, आया ना? यस सर, ऐसा मिलेगा नहीं मिलेगा? यस सर। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे या कम पहुंचेंगे? सर ज्यादा पहुंचेंगे। तो ज्यादा पहुंचेंगे तो करंट बढ़ेगा या घटेगा वोल्टेज बढ़ेगा। इंक्रीज करने से? बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो ये कर्व कुछ ऐसा बनना चाहिए। यस सर, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम इंक्रीज करते जाओ। मान लो इधर से 20 इलेक्ट्रॉन निकल रहे, सारे के सारे ही पहुंच रहे हैं। आप और वोल्टेज इंक्रीज करोगे तब भी करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, हाँ या ना? यस तो सर, एक वोल्टेज के बाद में करंट में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आना, हाँ या ना? यस सर। क्यों? जो भी इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकल रहे थे वो सारे के सारे ड्रिफ्ट करवा के इधर लेकर आई गई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। तो देखो तुम्हें एक ऐसा कर्व मिलेगा अगर मैं वोल्टेज इंक्रीज करता हूं, ठीक है? चेक करते हैं ऐसा मिलता है नहीं मिलता। ऐसा ही मिल रहा है, इसने इतना एग्जैगरेट करके नहीं बनाया, यस सर। पर मिल तो ऐसा ही रहा है। क्या बात समझ में? ये नहीं। अब ये ग्राफ और अच्छा कब मिलेगा? अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकल रहे होंगे, क्योंकि ज्यादा फोटोन इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे होंगे। यस सर। तो इस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। इस करंट को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट बोलते हैं। तो सैचुरेशन करंट क्या होगा? सैचुरेशन करंट क्या है? सर मैक्सिमम करंट जो आती है जो सर्किट में। मैक्सिमम करंट आएगी, हाँ या ना? तो अगर आप इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रेडिएशन की अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर दो, अब देखो करंट बढ़ गया, 5 एम्पियर हो गया। और अब देखो मैं ग्राफ को प्लॉट करता हूं, क्या मैं बता रहा था वैसे ग्राफ बनना शुरू हो गया। यस सर। ये ग्राफ भी समझ रहा हूं उल्टा। क्या ये ग्राफ समझ में आ गया? अगर मैं इंटेंसिटी कम कर दूं तो किस चीज में चेंज आएगा? मैक्सिमम करंट में। जीरो वोल्टेज वाले करंट में भी चेंज आएगा क्या? यस सर। कम होगा या ज्यादा होगा? सर कम होगा। देख लो फिर से, किस चीज में चेंज नहीं आ रहा? जिसके ऊपर करंट जीरो होगा, हाँ या ना? यस सर। देखो इंटेंसिटी कम करता जा रहा हूं, किस चीज में चेंज नहीं आ रहा? जबरदस्त ग्राफ है ना एकदम। यस सर।
कोई मेरे को ये एक्सप्लेन कर सकता है? ये तो सैचुरेशन करंट हो गए, हाँ या ना? ये सैचुरेशन करंट है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, हाँ या ना? जो लाइट Yes. इंसिडेंट की जा रही है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, उसकी इंटेंसिटी पे। ठीक है, ये एक नेगेटिव वोल्टेज है, हाँ या ना? जिसके ऊपर करंट 0 हो जाता है। अब वो समझते हैं क्या होता है, ध्यान से देखना। यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी बताओ? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। h nu minus 5। अब मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी आती है मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मान लो इसके अंदर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली बना दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बना दूं, तो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगी या सपोर्ट करेगी? अपोज। अपोज करेगी। अपोज करेगी तो ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया, किसी चीज को मैं ऊपर की तरफ फेंकूं तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचती है, तो इसके मोशन को अपोज करती है। यस। तो अगर इसके मोशन को अपोज करती है तो इस चीज को देखना होगा हमें कैसे होगा। एक वक्त ऐसा आ जाएगा, एक बार तो मैं यहाँ पे कितनी वोल्टेज लगाऊं कि ये आने वाला इलेक्ट्रॉन रुक जाए? सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। नहीं नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी एनर्जी मैक्सिमम, तो यहाँ पे क्या वोल्टेज लगाऊंगी ताकि वो चीज रुक जाए जस्ट यहाँ तक पहुंचते पहुंचते? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 वोल्ट, हाँ या ना? यस सर। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाऊं तो? सर तो पहुंच जाएगा एनोड। बिल्कुल। अब देखना तुम 2.27 है ना, मैं इसको करता हूं, लॉजिक देखना बहुत ही सिंपल है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है ये बताओ? वर्क फंक्शन और इंसिडेंट एनर्जी की फोटोन का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2.45। 2.45। 45। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं कितनी वोल्टेज लगाऊं, ये माइनस हो जाए ये प्लस हो जाए, हाँ या ना? रिवर्स वोल्टेज होगी, हाँ या ना? ताकि जो Yes, sir. इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो आ ना पाए, अपोज करना उनका मोशन। तो वोल्टेज ये तो 0 हो गई, नेगेटिव करनी है वोल्टेज, हाँ या ना? यस फिर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना पहुंच नहीं पाएंगे यहां तक। तो कितनी वोल्टेज लगानी पड़ेगी, आइडिया बताओ तुम मेरे को? 2.45 नेगेटिव में। करीब 2.45। आ रहा है? यस सर। इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो तो भी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वो तो चेंज हुई नहीं है, क्योंकि फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं हुई, और फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं हुई है, हाँ या ना? फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं हुई है, तो फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं हुई है तब तक क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना? और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज निकाल दो तो क्या आ जाएगा आपके पास? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इंटेंसिटी चेंज करने से फोटोन की एनर्जी चेंज हुई नहीं, इसलिए अब आप कर्व बनाते जाओ,
कोई भी कर्व बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपका मटेरियल चेंज नहीं होगा। आप इंटेंसिटी चेंज करते रहो, स्टॉपिंग पोटेंशियल कभी चेंज नहीं होगा। हाँ या ना? यस सर, समझ में आ रही है मेरी बात यस सर, अच्छी तरह से? यस सर। अगर मैं मटेरियल चेंज कर दूं तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। अब एक बार बताओ, अगर मैं वर्क फंक्शन ज्यादा कर दूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा पहले से या ज्यादा हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। अब देखो, अब बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले से कम होगा या ज्यादा होगा? सर कम होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे टच करता है इसको। कम हो गया पहले से, पहले करीब 2.4 पे था। हाँ या ना? यस सर। तो इंटेंसिटी चेंज करने से किस चीज में चेंज आएगा बताओ? मैक्सिमम करंट, सैचुरेशन करंट। क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? यस। तो क्या करंट और अप्लाइड वोल्टेज के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना आ गया? यस सर। तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। बोलो, कोई डाउट है? नो सर। अच्छी तरह समझ में आ गई? यस सर। अब देखो, कई टाइप के ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं मैं। देखो, कई टाइप के ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं। फ्रीक्वेंसी, वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। इसके बीच का ग्राफ ऐसा ग्राफ था, ये चीज थी, ये बिल्कुल Yes. वैसी इक्वेशन है। y is equal to mx plus c. हाँ है ना? तो इसका Yes. ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा विद नेगेटिव इंटरसेप्ट। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। स्लोप कितना है इसका? h। स्लोप इसका h है। इसमें कौन सा पार्ट जो है वो जबरदस्ती बनाया गया, एक्चुअली में प्लॉट नहीं कर सकते। रेड वाले में, ग्रीन वाले में कौन सा पार्ट है? ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सर वो फ्रीक्वेंसी जब इलेक्ट्रॉन बस एमिट हो जाए लेकिन उसके पास एनर्जी ना तो हो। इसका मतलब इसको कौन सी फ्रीक्वेंसी कह सकते हो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब ये उतनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन है, जस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 है। नहीं यही बात समझे? आ गई सर।
तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छी तरह से बात समझ में आ गई? यस सर। अब बताओ मेरे को, क्या ये वाला पार्ट बन सकता है कभी? नीचे वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पार्ट बनाया है। सर ठीक है सारे ग्राफ। नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? सर बन तो सकते हैं सारे, इसमें क्यों? कैसे बनेगा भाई? ये वाला पार्ट नहीं बनेगा, नीचे वाला, क्योंकि नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी होती नहीं है यार। हाँ है ना? यस सर। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो रियली में प्लॉट करोगे तो आप तो ऊपर वाला ही ग्राफ बनेगा ना। इक्वेशन बना के तो आप कुछ भी बना सकते हो, पर हो Yes, सकता है वो sir. रियली बनता ही ना हो। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छी तरह से? यस सर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ ड्रॉ हो गया तुम्हारा। एवा बताओ, सबसे ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी, सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन किसका है? रेड मेटल के लिए, ग्रीन के लिए, या येलो के लिए? येलो। सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन रेड। येलो। येलो वाले के लिए सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए येलो वाले में ही चाहिए। हाँ है ना? सीधे क्वेश्चन आते हैं किसका वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा है, किसका वर्क फंक्शन सबसे कम है। कई बार है ना, ये ग्राफ ऐसे भी पूछ लेते हैं। इस ऑपरेटिंग पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी का तो बना ही दिया। हाँ या ना? सर इंटेंसिटी का कहाँ बनाया, करंट का बनाया? अभी तो बनाया था यार। हाँ हाँ, करंट वर्सेस वोल्टेज। हाँ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस किसका ग्राफ बनवाए? सिंपल लैम्डा। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, कैसा ग्राफ बनेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी कैसा ग्राफ बनेगा? सर सेम ही बनेगा, काइनेटिक एनर्जी वाला था जो। ऐसे ग्राफ बनेगा। यस सर। ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है? कौन सी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रही है? देखो, इस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया। इसको सीधा क्या लिखोगे? E इंटू वी स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर होती है? E इंटू वी स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी के बराबर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए प्लेट्स के बीच की एनर्जी। हाँ है ना? यस सर। ऐसा ही आएगा। तो यस। क्या बन जाएगा ये? इसमें स्लोप किसके बराबर आ जाएगी? h/e। स्लोप किसके बराबर आ जाएगी? h/e। में स्लोप आ जाएगी h/e के बराबर।
और इंटरसेप्ट 5/-. पाई बाई, इसमें इंटरसेप्ट 5. वर्क फंक्शन के बराबर, हाँ या ना? Yes sir. बताओ क्या ये पूरी बात समझ में आ गई तुम्हें? Yes sir. ठीक है, एक मिनट ठहरो, मैं तुम्हें ना फॉरवर्ड करता हूँ एक बार ग्रुप के अंदर मटेरियल। देखो मटेरियल आ गया ग्रुप में। Yes sir. चलो कल हम क्या करेंगे, कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे हम इसके। एक चीज बताना चाहूंगा मैं तुम्हें, ठीक है? वो जो इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी का मतलब क्या है इसके अंदर? देखो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है वैसे तो? एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है Yes sir. इंटेंसिटी का मतलब, हाँ या ना? तो अगर मान लो ये एक मेटल सरफेस है, अगर मान लो पहले इसके ऊपर जो एनर्जी आ रही थी वो आ रही थी 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी थी पहले, ठीक है? पहले एक फोटोन की एनर्जी थी मान लो 2 जूल, अब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, अब जो एनर्जी हो गई है ना वो हो गई है 4 जूल। तो पहले कितने पैकेट आ रहे थे इसके ऊपर ये बताओ? 100 packet per second. 100 आ रहे थे, बाद में कितने आ रहे हैं? 50. 50। तो फर्स्ट केस में करंट ज्यादा हो गया, सेकंड केस में? सर वो अब डिपेंड करते हैं. देखो फंस गए ना इस बार, हाँ या ना? लॉजिक ही लग रहा है कि इस केस में ज्यादा होना चाहिए। मैं कहता हूं वर्क फंक्शन मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, अब ठीक है? तो एक बात बता देता हूं, यहाँ पे जो इंटेंसिटी है ना वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम नहीं है। जो आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे ना, करंट वर्सेस आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे थे, करंट वर्सेस पोटेंशियल के लिए, तो आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे
जो ये कुछ ऐसा बन रहा था, हाँ या ना? यस सर। आप इस फॉर्मूले में बोल रहे थे यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है। यहाँ जो आप इंटेंसिटी की बात कर रहे थे वो पता है कौन सी इंटेंसिटी है? नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बात समझ में आई है नहीं है? यस सर। पक्का? यस सर। और कौन सी इंटेंसिटी नहीं है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम नहीं है। ठीक है, जो आपके जितने भी ग्राफ है जहां पे बोलता है कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज होगा, ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। क्या मान के चल रहे हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। और जितने भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है उसको हम ले रहे हैं नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो देखो नंबर ऑफ फोटोन्स को इंक्रीज करोगे, 100 फोटोन इंक्रीज टकराएंगे तो जितना करंट आ रहा है, 200 टकराएंगे तो उससे ज्यादा करंट आएगा, और 300 टकराएंगे तो ज्यादा करंट आएगा, हाँ या ना? यस सर। वरना क्या होता? इंटेंसिटी आप फिक्स कर दो, तो अब तुम अगर फ्रीक्वेंसी कम करने लगोगे तो क्या होगा? ड्रॉ करके देखते हैं ना यार, अगर उसने सही बनाया होगा। मेरे को लगता नहीं इतने डिटेल में उसने बनाया होगा। देख लेते हैं एक बार उसी, अगर वैसा बनाया होगा तब तो ठीक है। ये ग्राफ दिखाई दे रहा है ना? यस सर। मैं क्या कर रहा हूं इसके अंदर, इसको तो करते हैं मिनिमम और इंटेंसिटी कर दी मैक्सिमम। एक बार देखना करंट, इंटेंसिटी 10 ही रख रहा हूं। इसको कम करूं तो लॉजिकली करंट बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? कम होना चाहिए। फोटोन की साइज छोटी करूंगा तो इंटेंसिटी तो सेम ही रख रहा हूं 10, हाँ या ना? तो फोटोन की साइज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, तो नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा हो जाएंगे ना। तो थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम करूंगा तो करंट तो बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ गए होंगे। पर देखो बढ़ा नहीं रहा, हाँ या ना? बढ़ रहा है वहां पे करंट? नो सर। नहीं बढ़ रहा। इट मीन्स यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो कौन सी इंटेंसिटी दे रखी है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें, हाँ या ना? यस सर। वरना तो फोटोन की साइज छोटी होनी चाहिए, तो सेम एनर्जी पर यूनिट टाइम के लिए तो क्या होगा? नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा हो जाते, ज्यादा फोटोन टकराते तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आते, तो करंट बढ़ना चाहिए था। इट मींस इसके अंदर जो इंटेंसिटी आप बोलते हो कि करंट इज प्रपोर्श सैचुरेशन करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी कौन सी इंटेंसिटी है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, हाँ है ना? लिख लो ये बात। लिख लिया? यस सर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव सुना है कभी? यस सर। क्या होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ? सर हर मैटर का वेव मतलब पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में वेव नेचर प्रोमिनेंट होता है, पर बड़े में नहीं होता। बहुत बढ़िया।
अब सुनो मैं बताता हूँ होता क्या है। डी ब्रॉय बोलते हैं, वैसे तो डी ब्रॉगली भी बोलते हैं, डी ब्रॉय वेवलेंथ। डी ब्रॉगली ने एक बात कही, उसने कहा जैसे लाइट का ड्यूअल नेचर है, ठीक है, क्या ऐसे पार्टिकल का भी ड्यूअल नेचर होता है क्या? यस सर। तो रियली में उसने कहा कि बिल्कुल पार्टिकल का भी ड्यूअल नेचर होता है। तो पार्टिकल का ड्यूअल नेचर होने का लॉजिक क्या है, समझ में नहीं आई बात। क्या मतलब होता है कि लाइट का पार्टिकल का ड्यूअल नेचर है? सर वो अब तक साइंटिस्ट को समझ नहीं आया, हमको क्या है। अच्छा, अभी बता दो तुम्हें पार्टिकल का ड्यूअल नेचर का मतलब क्या होता है। पहले तो ऐसे ही समझ लेते हैं। अब देखो क्या होता है, पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला तो पढ़ ही लिया हमने, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ये भी पढ़ा है तुमने। ये भी पढ़ा हुआ है। यस सर। ये किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन ने। ये किसने दिया था? सर पता नहीं। ये भी आइंस्टाइन ने ही दिया था। अब देखो इन दोनों को इक्वेट कर दूं, हाँ है ना? यस सर। है तो एनर्जी एनर्जी। ये क्या चीज है, क्या क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है? मोमेंटम। मोमेंटम। टी से लिख दें इसको, तो लैम्डा को क्या लिख सकता हूं? h/p। अब कोई भी पार्टिकल है उसका क्या पुट कर दो, क्या पुट कर दो? मोमेंटम पुट कर दो, तो h/λ क्या आ जाएगा? वेवलेंथ आ जाएगी उसकी, हाँ है ना? यस सर। क्या ये बात समझ में आई है नहीं है? सर ये हमारा लाइट के लिए एप्लीकेबल है, मतलब क्या? लाइट के लिए एप्लीकेबल है, लाइट के लिए। हाँ सर पर उसमें इधर एम आ रहा है इधर, तो तो फोटोन का मोमेंटम तो होता ही है। हाँ वो होता है, लेकिन इधर मास का क्या करेंगे, उसका बोलते नहीं कि रेस्ट मास 0 है। तो रेस्ट के ऊपर मास 0 है ना। एक्चुअली फोटोन एक ऐसा पैकेट है एनर्जी का, जो चल रहा है तब तो चल रहा है पैकेट की फॉर्म में, जैसे रुकेगा वो एनर्जी डिस्पर्स कर देगा अपनी। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? यस सर। ठीक है, तो उसका सिग्निफिकेंस कब है फोटोन का? चलते टाइम ही है। रुक ही जाएगा तब तो वो क्या, उसने अपनी सारी एनर्जी बिखेर दी वहां पे। यस सर। आगे बात समझ में? यस सर। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p। ये बात थोड़ी समझनी मुश्किल हो जाती है, व्हाट इज दिस लैम्डा? लैम्डा का मतलब क्या है? वेवलेंथ। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लो आपको ऐसा बिहेवियर दिखा रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, अब इसके अंदर तो तुम वैल्यू पुट कर लोगे ना, मोमेंटम। जैसे इलेक्ट्रॉन है, v पोटेंशियल के थ्रू एक्सेलरेट करवाया, डेल्टा v पोटेंशियल के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बोलो। ई डेल्टा वी। तो मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगा? p²/2m। तो p Yes. को क्या लिख सकते हो?
ये मोमेंटम आ गया। यस सर। तो लैम्डा को क्या लिख सकते हो? डेल्टा वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पूरी चीज को सॉल्व करोगे ना, इस पूरी को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा ना वो एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ आ जाएगी। जैसे 150 वोल्ट के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन को अगर आप एक्सेलरेट करवाओगे तो उसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा? 1। हाँ या ना? यस सर। अब समझ में आ गई बात क्या चीज है? तो कई बार ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन को V वोल्टेज के थ्रू एक्सेलरेट करवा गया तो उसकी वेवलेंथ कितनी हुई उस इलेक्ट्रॉन की। ये तो सॉल्व करने का तरीका हो गया। या किसी फोटोन की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है या किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो सीधा तुम ये लिख सकते हो। हाँ या ना? यस सर। अब एक चीज बताओ, जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा वेवलेंथ कम होती जाएगी या ज्यादा होती जाएगी? सर कम होती जाएगी। तो जिसका मोमेंटम कम होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी या कम होगी? सर कम होगी। तो जिसका मास कम होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। हाँ या ना? यस। आपको क्या लगता है इस वेवलेंथ का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, सर सर्कुलर पाथ में चल रहा है। कुछ नहीं बोल सकते। चलो अब मैं बता देता हूँ होता क्या है। मैटर वेव होती क्या है? मैटर वेव का मतलब है इसके अंदर वेव का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर मैं किसी को उठा के पत्थर फेंकूं और वो पत्थर जाके किसी के सर पे लगे, क्या वो पत्थर एक साथ 100 लोगों के सर पे एक साथ लग सकता है क्या? ये बताओ। नो सर। इट मीन्स जो पार्टिकल है दैट इज लोकलाइज्ड एट ए प्लेस। हाँ या ना? लेकिन मैं बोल रहा हूं 5 लोग एक साथ, 10 लोग, 100 लोग एक साथ सुन सकते हैं। यस सर। इट मीन्स जो वेव है वो स्पेस में डिस्पर्स्ड होती है। हाँ या ना? नॉन लोकलाइज्ड होती है। क्या ये बात समझ में ये नहीं है? यस सर। ऐसे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, आप ये नहीं बोल सकते ये कहां पे है। जैसे आप बोलोगे एक बॉल आपने यहां पे रख दी तो यहीं पे ही है। अगर इसका वेव नेचर है ना तो ये इस पूरी स्पेस को फिल कर देगा। आप बोलोगे यहाँ पे इससे पहले बॉल यहाँ दिखाई देगी, बोले नहीं यहाँ पे यहाँ आ जाएगी। दैट इज एक बॉल है यहाँ से गायब हो गई, यहाँ क्रिएट हो गई, यहाँ गायब हो गई, यहाँ क्रिएट हो गई। दैट इज डिस्ट्रॉयड इन नथिंग एंड क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग। डिस्ट्रॉयड इन नथिंग एंड क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग। इसलिए हम बोलते हैं कि जो एटम्स है ना, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो ऑर्बिटल्स में होते हैं। ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया। आया ना? यस सर। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ये पी ऑर्बिटल है। हाँ या ना? यस सर। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ना उसकी सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय होकर क्रिएट होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इस एरिया में, वो यहाँ नहीं मिलेगा उस एनर्जी का, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, इस रीजन में मिलेगा। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इस पूरे रीजन में कहीं पे भी हो सकता है। तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज मान लो इस रूम में तो है, लेकिन नीचे वाले फ्लोर पे जाते जाते इसकी प्रोबेबिलिटी मिलने की क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यस सर। तो वेव की प्रेजेंस प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बताते हैं। तो Yes, आपने sir. देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन की भी जो पोजीशन है, हाँ या ना, हम एक स्पेस बताते हैं, प्रोबेबिलिटी कर्व खींचते हैं आप केमिस्ट्री के अंदर ऑर्बिटल्स के लिए। यस सर। साई स्क्वायर फंक्शन, हाँ या ना? यस सर। प्रोबेबिलिटी बताता है। तो इट मींस ये इस पूरे रीजन में डिस्पर्स है, आप बता नहीं सकते कहां पे है। हाँ या ना?
अब पता चला वेव नेचर का मतलब यस सर। अच्छी तरह से। तो यहाँ पे वेव नेचर का मतलब ये नहीं है कि चीज यूं यूं चल रही है। वेव नेचर का मतलब क्या है? कहीं पे भी हो सकता है, पता चीज नहीं। डिस्पर्स्ड है, हाँ या ना? यस सर। अच्छी तरह से। यस सर। ये बताओ आज जो पढ़ाया समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है, कल थोड़े इसके क्वेश्चन करेंगे। सर पोलराइजेशन वाला डाल देना अपलोड। ठीक है बेटा।